प्यारे बच्चों, क्लास 11th आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए एक ही इकोनॉमिक्स पढ़ना है। लेकिन इस बार जेसीईआरटी द्वारा इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन भेजा गया है वो कॉमर्स के नाम से भेजा गया है और आर्ट्स साइंस के नाम से नहीं भेजा गया है। तो उसी से शायद आपका टेस्ट होगा और आप लोगों ने टेस्ट लिख लिया होगा। आप लोग आंसर मिला लीजिए, आप लोगों ने कितना सही किया। ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए कॉपी में इसको नोट कर ले ताकि आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी साबित हो। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आर्थिक सुधार जो है 1991 में शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यू टर्न नीति। दूसरा का ग हो जाएगा यू टर्न नीति। तीसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में कौन सी नीति शामिल है? तो नई आर्थिक नीति में आपका उदारीकरण, यहाँ उदारीकरण दो बार लिखा गया है। यहाँ एक होना चाहिए था उदारीकरण, दूसरा होना चाहिए था निजीकरण, फिर होगा वैश्वीकरण। तो यहाँ पर निजीकरण हो जाएगा, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और इसका आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, मतलब घ आंसर सही है ये सभी। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर निजीकरण लिखाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया को एक बाजार के रूप में मनाने का मतलब है? तो मनाने का क्या मतलब है? तो दुनिया को एक बाजार मनाने का मतलब आपका होता है वैश्वीकरण। तो यहाँ ठीक लिखा हो, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो यहाँ पर चौथा का क हो जाएगा वैश्वीकरण। पांचवा है, नई आर्थिक नीति की प्राथमिकताएं क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, मानव संसाधन का विकास, तीनों है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठा है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? तो यहाँ पर वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में दो उद्योग आरक्षित है। पहला है परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेलवे संचालन। तो ये दो उद्योग है, तो छठा का क हो जाएगा। सातवां आपका है, वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो उद्योगों की संख्या जो है वो आपकी 5 है। क्या क्या है? तो सबसे पहला है आपका शराब उद्योग, दूसरा है सिगरेट उद्योग, फिर खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान, औद्योगिक विस्फोटक। ये 5 उद्योग है, सो उन लोग को लाइसेंस की आवश्यकता है। मानव पूंजी निर्माण में शामिल है। मानव पूंजी निर्माण में जो शामिल होता है वो शिक्षा में निवेश होता है, स्वास्थ्य में निवेश होता है और प्रशिक्षण में निवेश होता है, तीनों होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश के मानव विकास को मापने के लिए एक सूचकांक को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। 9वां का ख हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में समस्याएं हैं। तो इसकी समस्याएं हैं बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, निम्न शैक्षणिक स्तर, तीनों समस्या है। इसलिए आपका घ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। मतलब कोई भी देश में कोई भी सामान बेच सकता है, ला सकता है। तो यही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में देखना।
12 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण क्या है? तो मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करने से है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब सरकारी क्षेत्र से निजी हाथों में देना ही निजीकरण कहलाता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HDI कहते हैं, एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी निर्माण के निम्न स्तर के कारणों का वर्णन करें। तो भारत में पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या, भारत में अनेक समस्याएं हैं जिस कारण मानव पूंजी निर्माण करने में बाधा उत्पन्न होती है। ये समस्याएं निम्न प्रकार है। पहला है निर्धनता एवं बेरोजगारी। तो भारत में बेरोजगारी एवं निर्धनता मुख्य समस्या है। इसके कारण लोगों के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव रहता है, जिस कारण लोग बुनियादी शिक्षा एवं अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है निरक्षरता। भारत में आज भी साक्षरता दर अत्यंत नीची है तथा महिला साक्षरता दर तो बहुत कम है। भारत में वर्ष 2000 में पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर मात्र 68.4% तथा महिलाओं में यह केवल 45.4% थी। यह वर्ष 2015 में बढ़कर क्रमशः 81% एवं 63% हो गई। अतः साक्षरता की निम्न दर मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख बाधा है। तीसरा है श्रम की कार्यकुशलता एवं प्रशिक्षण का अभाव। तो भारत में अधिकांश श्रमिक निरक्षर एवं निर्धन है, अतः उनके कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अतः देश में मानव पूंजी निर्माण धीमी गति से ही संभव हो पाता है। चौथा है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो देश की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से लोगों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती तथा मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। पांचवा है शिक्षा सुविधाओं का अभाव। तो भारत में संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अधिक व्यय नहीं किया जा सका, अतः देश में शिक्षा सुविधाओं का अभाव रहता है, जिससे साक्षरता दर नीची बनी हुई है। विशेष रूप से महिला साक्षरता दर काफ़ी नीची है। यह मानव पूंजी निर्माण की एक प्रमुख समस्या है। 16 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है, आपको नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों है? तो नई आर्थिक नीति की आवश्यकता भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पड़ी। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। इसके तहत रुपया के विनिमय दर का अवमूल्यन करना, IMF से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपायों पर बल दिया गया। तो नई आर्थिक नीति में औद्योगिक सुधारों के तहत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया। बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया गया तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी गई। वित्तीय सुधारों के तहत रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक के स्थान पर सुविधादाता के रूप में बदल दिया गया। फिर है विदेशी संस्थाओं को भारतीय वित्त बाजार में निवेश की अनुमति दी गई। और लास्ट पॉइंट है राजकोषीय सुधारों के तहत कर को तर्कसंगत बनाकर कर की मात्रा में वृद्धि की गई। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातों पर प्रतिबंध लगाए गए। तो ये थे आपके वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का हल। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।